अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। माँ वो चली गई और आपने उसे जाने दिया। उसका सारा सामान यहीं रखा है। अनजान शहर है ये, इसके लिए कहाँ जाएगी वो सोचा आपने? प्रशांत बोल रहा था कि वो घर से कुछ परेशान होकर निकली है। उसकी बात भी सही है, जब वो ये शादी अटेंड करने आई है और ये तो उसकी कजिन का भी शादी है, तो ऐसे में वो यहाँ से क्यों जाएगी, उस पर ये बिल्कुल अनजान शहर। प्रेम की बात सुन शोभा सख्त हो वहीं बैठ जाती है और कहती है, सच में प्रेम, मुझसे बड़ी गलती हो गई। शादी का घर है, कोई इतना गौर नहीं करेगा कि मैं यहाँ हूँ या नहीं। मैं रोक सकती थी, उसके पीछे जा सकती थी, लेकिन अर्पिता वो परेशानी में घर से गई है, जो ठीक नहीं हुआ। अब एक कार्य करो, तुम अपने बड़े पापा की गाड़ी निकालो और चलो मेरे साथ। राधिका से इतना कहना कि तुम मेरे साथ मार्केट जा रहे हो। सच बता दिया तो बेकार में परेशान होगी, जो अब उसके लिए ठीक नहीं। ठीक है प्रेम, मैं जीजी से बोलकर बाहर मिलती हूँ, शोभा ने कहा, और वो वहां से बाहर कमला के पास जाकर उसे कुछ देर में आने बोलकर घर के बाहर खड़ी गाड़ी में प्रेम जी के पास बैठ जाती है। प्रेम जी भी गाड़ी अपने शहर के सड़कों पर दौड़ा देते हैं। वहीं अर्पिता कुछ देर बाद उठती है और वहां से खाली रास्ते पर चलती जाती है। कुछ ही देर में चलते हुए वो नदी के किनारे पहुंच जाती है। वहां एकांत देख कुछ देर वहीं बैठ जाती है और अब तक रोके हुए आंसुओं को बहने देती है। शान उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं, अप्पू तुम बस थोड़ी सी पगली ही अच्छी हो, बस ज़्यादा पगली मत बन जाना और अपने साथ कुछ गलत मत करना प्लीज। एक बार मिल तो जाओ, फिर जो भी समस्या होगी हम मिलकर सुलझा लेंगे। न जाने कहाँ हो, कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें अप्पू, कैसे पहुंचूं तुम तक? हर बार तो कोई ना कोई क्लू मिल जाता था, लेकिन इस बार तुम तक कैसे पहुंचूं? है ठाकुर जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ मुझे। न जाने कहाँ है वो, कहते हुए शांत चारों ओर देखने लगते हैं। वही नदी के बहते पानियों को देख अर्पिता का मन जब शांत हो जाता है तब वो स्थिर हो कहती है, हम ये तो नहीं कर सकते, आत्महत्या करना सबसे बड़ा अपराध है, हम ये नहीं कर सकते। उस पर ठाकुर जी का भक्त, ये तो हम पूरी तरह से गलत करने जा रहे थे। प्रेम के संयोग से ये तो वियोग भी है। हमने सही कहा था शान से, अर्पिता सांसें छोड़ सकती है लेकिन शान को नहीं, तो हम खुद को वही तो छोड़कर आए हैं शान के पास। अब बचा ये बेजान शरीर जिसका ध्यान हमें औपचारिकता पूर्ण करने के लिए रखना है। निर्णय कर अर्पिता उठती है और वहां से पैदल ही पीछे मुड़ जाती है, पीछे लौट जाती है और स्टेशन का रास्ता पूछते हुए स्टेशन की ओर चल देती है। एवं कुछ ही देर में पैदल चलते हुए स्टेशन पहुंच जाती है और वहां प्लेटफॉर्म पर बैठ ट्रेन आने का इंतजार करने लगती है। वहीं दूसरी बेंच पर बैठे हुए सुमित छाया के ट्रेन आने का इंतजार कर रहे हैं। वह आदतन अपनी गर्दन इधर उधर घुमाकर देखते हैं, तो अर्पिता को स्टेशन पर बैठे देख हैरान हो मन ही मन कहते हैं, कुछ दूरी पर अर्पिता जो कि लग रही है, अर्पिता यहाँ क्या कर रही है? ये तो घर पर थी ना, मैं एक बार पहले पता कर लूँ, सोचता हूँ। प्रेम को कॉल लगाते हैं और कहते, प्रेम तुम घर पर हो, जरा देखो अर्पिता वही है क्या, क्योंकि यहाँ स्टेशन पर अर्पिता जैसी कोई बैठी हुई है। प्रेम अर्पिता वहाँ ये जान ये राहत का सांस लेते हैं। सुमित से कहते हैं, भाई अभी तक आप वहीं हो, 1 घंटा हो गया है आपको निकले हुए। सुमित, अब ट्रेन यहीं पास ही के कुछ किलोमीटर दूर रुके हैं, जब वो आएगी तभी तो छाया को लेकर घर आऊँगा। भाई से स्टेशन से कुछ दूर हूँ, आप घर निकल आओ, अब मैं यहीं हूँ, तो छाया आने का कुछ देर इंतजार कर लेता हूँ। प्रेम ने कहा तो सुमित बोले, थैंक्स यार, वैसे भी मैं बोर हो रहा था यहाँ। ये शायद अर्पिता नहीं, अर्पिता जैसी ही कोई है। सुमित वहाँ से निकल जाते हैं। वही फोन कट होने पर प्रेम प्रशांत को फोन कर बोलते हैं, प्रशांत अर्पिता रेलवे स्टेशन पर है, वहाँ पहुँचो, हम लोग वहीं पास ही हैं, 2 मिनट में पहुँच रहे हैं। थैंक्स भाई, मैं बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, कहते हुए प्रशांत फोन रख एक राहत के सांस लेते हैं। ठाकुर जी का धन्यवाद करते हुए कहते हैं, धन्यवाद ठाकुर जी, मेरी पगली का ध्यान रखने के लिए, आपकी कृपा से उसने पागलपन नहीं किया। नहीं, मैं तो एक पल के डर भी गया था, कहीं उसे खो ना दूं। अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछ शान गाड़ी वांदा स्टेशन की ओर मोड़ लेते हैं। प्रेम और शोभा वहां पहुंच जाते हैं और अर्पिता के बेंच पर बैठे देखते हैं। शोभा उसके पास गई और उसके सर पर हाथ रखकर बोली, अर्पिता। अपना नाम सुनकर अर्पिता ने आवाज की ओर देखा। सामने शोभा को देख खड़े होकर बोली, आंटी जी आप यहाँ? शोभा ने बड़े ही प्यार से अर्पिता के सर पर हाथ रखा और बोली, हाँ मैं यहाँ, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो अर्पिता? अभी बारात निकलना बाकी है,
फिर तुम्हारी बहन को भी तो शादी है। शोभा का स्नेह और प्रेम देखकर उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगते हैं, जिन्हें उसने बड़े ही जतन से बहाने से रोक रखा था। अर्पिता को यूं रोया देख शोभा बोली, क्या बात है अर्पिता, ऐसे क्यों रो रही हो? शीला ने कुछ कड़वी बात कह दी। शीला नाम सुनते ही अर्पिता एकदम चुप हो सोच में पड़ गई और बोली, नहीं आंटी जी बहुत अच्छी है, उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा। अच्छे लोगों का स्वभाव तो होता है, वह स्वयं दूसरों के ताने, दूसरे के द्वारा दिया हुआ दर्द सह लेते हैं, लेकिन अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। अर्पिता की बात सुन शोभा बोली, माँ से भी झूठ बोलोगी? जब प्रशांत मुझसे अपने मन के सारी बातें शेयर करता है तो तुम क्यों नहीं अर्पिता? पता है उसने मुझे तुम्हारे बारे में सबसे पहले बताया था कि जीवन पथ पर तुम वो लड़की हो जिसने उसे पहली बार अपनी ओर आकर्षित किया है। फिर भला मैं तुम्हें कैसे यहाँ से जाने दे सकती हूँ? बताओ क्या बात है अर्पिता? शोभा की बात सुनकर अर्पिता फुट फुट कर रोते हुए शोभा के गले लग गई और बोली, आंटी जी हमने कभी कुछ गलत नहीं किया है, कोई गलत कार्य नहीं किया है, ना ही शान के साथ और ना ही किसी और के साथ। वह तो कल हालात ऐसे हो गए थे कि हम वहाँ रुकना पड़ा। वहीं शान भी गाड़ी रोककर अर्पिता को देखते हुए प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं और अर्पिता के पीछे खड़े होकर उसकी बातें सुनने लगते हैं। प्रेम उसे देख कुछ कहने वाले होते हैं कि तभी प्रशांत उसे चुप रहने का इशारा कर देते हैं। अर्पिता आगे बोली, आंटी जी कल रात को शान ने भांग वाले लड्डू खा लिए थे, एक नहीं तीन तीन, और फिर ये नशे में एक मासूम बच्चे की तरह बातें करने लगे। बातें करते करते उन्होंने कंधे पर सर रखा और नींद में लुढ़क कर गोद पर सर रखकर सो गए। कुल पूरे दिन कार्य किया था, जिस कारण थकान और नशे की वजह से शान से गहरी नींद आ गई। नींद में खलल न पड़े इसीलिए चाहकर भी हम उठा नहीं पाए। दिसंबर का महीना है, सर्दी तेज पड़ रही है, तो कहीं सर्दी न लग जाए ये सोचकर हमने बस शॉल ओढ़ा दी और फिर हमारी भी आंख लग गई। हमने कभी कुछ गलत नहीं किया आंटी जी, और ना ही हम शान के साथ पैसों की वजह से हैं। पिता आगे कुछ को बोल नहीं पाई। कुछ क्षण बाद शोभा बोली, शीला ने कहा, और तुम अपने प्रेम को छोड़कर चल दी क्यों अर्पिता? बस इतना ही प्रेम करती हो प्रशांत से? किसी ने तुमसे दो बात कह दी और तुम सब छोड़कर चल दी? आंटी जी शान के लिए ही तो हम वहाँ से चले आए, बात हमारी होती तो हम कभी नहीं आते। बात तो प्रेम की थी, उसकी पवित्रता की थी, रिश्तों में विश्वास की थी। जिस तरह आप शान पर भरोसा करती है उस तरह एक माँ क्यों नहीं? और हमारे कारण एक माँ बेटे के बीच में प्रॉब्लम आई है, हम कैसे होने देते? हम जानते हैं शान से अगर हम उनसे ये कहते तो वो अपनी माँ से कुछ भी कहने से समय नहीं लगाते, जो किसी के लिए ठीक नहीं होता। और फिर प्रेम तो हम उनसे ही करते हैं। उसके लिए दूर रहे या पास, उससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी अब हम सदा तो साथ नहीं रह सकते, किस नाते से रहेंगे? आज नहीं तो कल हमें उनके जीवन से जाना ही होगा। सही कहता है प्रशांत, तुम उसकी पगली। प्रेम जी बोले, माना कि चाची ने बहुत गलत किया है, तो इसका मतलब तुम सब कुछ ठीक करने का प्रयास करते हुए चली जाओगी। कैसा ये इश्क है अर्पिता? जिसकी खुशियों के लिए दूर जा रही हो उसी को रुला रही हो। अपने पीछे देखो, तुम्हारे जाने की खबर सुनकर वह भी पिछले 1 घंटे से बिन कुछ और सोचे उन गलियों में तुम्हें ढूंढते हुए भटक रहा है, और तुम सब ठीक करने के लिए उससे दूर चली हो। चाची ने जो भी कहा उसे भूल कर ये सोचो, माँ और ताईजी ने तुमसे कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने तुम और प्रशांत दोनों को विश्वास किया। साथ में तो वो भी थी ना। दोनों मिलकर अर्पिता को समझाते और अर्पिता पीछे मुड़कर शान को देखने लगती है। शान ने कुछ सोचा और उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की ओर लेकर चले गए। शोभा ने यह देखा तो प्रेम से बोले, बेटे तुम छाया को रिसीव कर घर पहुंचो, इस समस्या का एक ही समाधान हो सकता है, मैं वो निकलकर फिर घर पहुंचती हूँ। और हाँ ध्यान रखना, सबसे यही कहना कि मैं मार्केट में किसी कार्य से रुक गई हूँ। ठीक कहते हुए शोभा जी अर्पिता और शान के पीछे चली आती है। आते हुए वो नुपेंद्र जी को फोन करती है और घर कुछ सामान साथ लेकर आने को कहती है। शान अर्पिता को गाड़ी तक ले आते हैं और पीछे का एक दरवाजा खोलकर सख्त आवाज में उसे कहते हैं, बैठो अर्पिता। शान, लेकिन हमें तो। अर्पिता ने कुछ कहने की कोशिश की तो शान ने गुस्से से अर्पिता की ओर देखा, आगे बढ़े और उसे खुद ही गाड़ी में बिठा दिया और ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गए। शोभा आकर आगे ड्राइविंग सीट पर प्रशांत के पास बैठ जाती है। प्रशांत गाड़ी ड्राइव करते हैं हुए ठाकुर जी को मंदिर के सामने जाकर रोके, वहीं चलना है। शोभा जी बोली,
जी ताई जी, प्रशांत ने कहा और गाड़ी मंदिर परिसर के पास जाकर रोक देते हैं। शोभा गाड़ी से उतरती है और अर्पिता के साथ चलने के लिए कहती है। अर्पिता गाड़ी से उतरती है और शोभा के साथ मंदिर के अंदर चली जाती है। वही प्रशांत गाड़ी पार्क कर अंदर चले जाते हैं। शोभा अर्पिता से बात करते हुए कहती है, अर्पिता तुम यहाँ से अब कहीं नहीं जाओगी। तुम दोनों की समस्या का समाधान मैंने ढूंढ लिया है और समाधान यह है कि मैं तुम दोनों की शादी यहीं करा रही हूँ, अभी कुछ देर में। प्रशांत तुम जाओ और पंडित जी से बात कर उन्हें साथ लाओ, इससे मैं बात करती हूँ। जी, क्या प्रशांत वहाँ से पंडित जी के पास चले जाते हैं। शोभा की बात सुन अर्पिता हैरान से बोली, शादी आंटी जी। शोभा, हाँ शादी। तुम और प्रशांत एक दूसरे से प्रेम करते हो, फिर विवाह में हर्ज क्या है। इससे तुम्हारा स्वाभिमान भी रह जाएगा और मेरे बच्चे की खुशी भी। शीला ने तुमसे जो कहा इसे एक ही तरीके से ठीक किया जा सकता है। बाकी एक बार शादी हो गई तो फिर अपने व्यवहार से शीला का दिल जीतने की पूरी कोशिश करना और इन सब में मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। आंटी जी, हम ये नहीं कर सकते। हमारे माता पिता वो जब हमसे मिलेंगे इनसे हम क्या कहेंगे, और फिर शान की माँ की नज़रों में हम चरित्रहीन और बदचलन हैं तो है। फिर उनके बेटे की धूमधाम से शादी करने की अरमानों को टूटने का भार भी हम पर आएगा। अर्पिता ने कहा तो शान आते हुए बोले, आप कुछ मत कहिए ताई जी, यह थोड़ी जिद्दी है, हद से ज़्यादा सोचने लगी है सबके बारे में। अब इसे कैसे मनाना है मैं जानता हूँ, आप बस एक तरफ खड़े होकर देखती जाइए। शान अर्पिता से बोले, तुम तो हाँ नहीं कहोगी अप्पू। अर्पिता ने शान की ओर देखा और बोली, नहीं शान, जिद मत करिए आप प्लीज। शान, पक्का हाँ नहीं करोगी। अर्पिता, ना। मैं गर्दन हिला देती है। शान फिर से, पक्का हाँ नहीं करोगी। अर्पिता, ना। शोभा शान को देख कहती है, ये क्या कर रहे हो प्रशांत, लग जाओगी तुम, हटाओ उसे। शोभा के इस बात शान कोई जवाब नहीं देते हैं और अर्पिता से कहते हैं, तो बताओ मानोगी या नहीं। अर्पिता प्रशांत की ओर देखती है जिसे अपने हाथ पर एक तेज धार का छोटा सा चाकू रखा हुआ है। उनके चेहरे पर मुस्कान की जगह बच सकती है। ये देख अर्पिता शान की ओर बढ़ती है और शान बोले, बस वहीं रुको अर्पिता, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुमने तो मेरी तरफ मत बढ़ना। तुम आगे बढ़ी तो मैंने अपनी जिद पूरी की। क्या करूँ, तुम बिन बात इतनी जिद कर रही हो। प्यार से तो मानोगी नहीं, तो अब जिद ही सही, लेकिन तुम्हें यूँ खुद से दूर तो नहीं जाने दूंगा। शान, लग रही है आपको, क्यों कर रहे हैं जिद। छोड़ भी दीजिए चाकू, अर्पिता ने कहा। तब तक नृपेंद्र भी वहां तक आ जाते हैं। उन्हें देख शोभा चुप रहने का कह अपने पास आने का इशारा करती है। तुम बस हाँ या ना बोलो, मुझसे शादी करोगी। शान के हाथों में हल्का सा खून देख वो मासूम से दुखी फेस कर कहती है, हाँ करेंगे, कोई और विकल्प छोड़ा कहाँ आपने शान। अर्पिता की बात सुन शान मुस्कुराए और बोले, गुड, तो अब ताई जी के पास जाकर उसे दुल्हन के कपड़े लो और 10 मिनट में तैयार होकर यहाँ आओ, क्योंकि मुहूर्त 15 मिनट के बाद का है। अगर 1 मिनट भी लेट हो गई ठीक नहीं होगा, समझी। अब जाओ। जाते हैं, अर्पिता बुझे स्वर में बोली और शोभा जी के पास गई तो शोभा जी उसे लेकर एक और बने एक छोटे से कक्ष में चली जाती है। उसके जाने के बाद शान मन ही मन बोलकर फुसफुसाए, जानता हूँ मैं जो कर रहा हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी के लिए यही सही है। बाकी तुम्हारा गुस्सा तो मैं आराम से निश्चित हो झेलता रहूँगा। फिलहाल तो तुम कहीं ना जाओ। तुम बस हाँ या ना बोलो, मुझसे शादी करोगी। शान के साथ हल्का सा खून देख वो मासूम से दुखी फेस कर कहती है, हाँ करेंगे, कोई और विकल्प छोड़ा कहाँ है आपने शान। अर्पिता की बात सुन शान मुस्कुराए और बोले, गुड, तो अब ताई जी के पास जाकर उनसे दुल्हन के कपड़े लो और 10 मिनट में तैयार होकर यहाँ आओ, क्योंकि मुहूर्त 15 मिनट के बाद का है। अगर 1 मिनट भी लेट हुई तो ठीक नहीं होगा, समझी। अब जाओ। जाते हैं, अर्पिता बुझे स्वर में बोली और शोभा जी के पास गई तो शोभा जी उसे लेकर एक और बने छोटे से कक्ष में चली जाती है। उसके जाने के बाद शान मन ही मन बोलकर फुसफुसाए, जानता हूँ मैं जो कर रहा हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी के लिए यही सही है। बाकी तुम्हारा गुस्सा तो मैं आराम से निश्चित हो झेलता रहूंगा। फिलहाल तो तुम कहीं ना जाओ। कुछ ही मिनटों में अर्पिता तैयार हो आ जाती है। उसे देख शान फुसफुसाते हुए कहते हैं, इतनी सादगी में भी कह ढा रही हो मेरी पगली। अर्पिता गुस्से से एक नज़र प्रशांत की ओर देखती है तो प्रशांत हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। पंडित जी भी आ जाते हैं। वो सारे विधि विधान से रस्में शुरू करते हैं। अर्पिता बीच में शान को घूरते हुए देखती है और फुसफुसाती है, आपसे तो हम अब शादी के बाद निपटेंगे। उसकी बात सुन शान मुस्कुराते हुए ओले से कहते हैं,
निपट लेना, तुम्हारे ही सामने रहूंगा आपसे। गठबंधन फेरे, सिंदूरदान और शोभा द्वारा लाए गए मंगलसूत्र के साथ ही अर्पिता और शान की शादी संपन्न हो जाती है। दोनों शोभा और नृपेंद्र का आशीर्वाद लेते हैं। शोभा बोली, तो अब तुम हमारे परिवार की बहू हो, अब मन से सारे कार्य करना, लेकिन परिवार का मर्यादा का भी ध्यान रखना, और मुझे विश्वास है तुम ये कर पाओगी। जी आंटी जी, हम पूरी कोशिश करेंगे, अर्पिता ने कहा। तो शोभा बोली, अब आंटी जी नहीं, बड़ी माँ या ताई जी कहो, ठीक? जी ताई जी, अर्पिता ने धीमे स्वर से कहा। शोभा बोली, प्रशांत, इसे हमारे दूसरे घर ले जाओ। अब मैं दोनों बहुओं का स्वागत एक साथ करूंगी। सबसे क्या कहना है, किस तरह सबको ये बात बतानी है, यह हम घर पर जाकर सब मिलकर सोचेंगे। शोभा जी ने प्रशांत से कहा और अर्पिता के सर पर हाथ रखते हुए बोली, अब तुम ना ही चरित्रहीन हो और ना ही बदचलन, अब बस इस परिवार के बहू हो, जिसका मान सम्मान अब तुमसे जुड़ चुका है। अब से तुम्हारे द्वारा चला गया हर कदम तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के साथ हमारे परिवार का भी प्रभावित करेगा। जी ताई जी, हम पूरा ध्यान रखेंगे, अर्पिता ने कहा। प्रशांत, इसे घर ठहरा देना और उसका सामान भिजवाती हूँ। जब बारात निकले तब इसे साथ ले आना, लेकिन घर के अंदर नहीं, बाहर। गृह प्रवेश होने पर ही इसे अंदर लेकर जाऊंगी, समझ गए ना? शोभा ने कहा। तो शान ने हाँ में सिर हिलाया। चलते हुए शोभा मुड़ी और प्रशांत के पास वापस जाकर बोली, वैसे ये शान नाम भी अच्छा है। ये सुन शान हल्का सा मुस्कुरा दिए। शोभा और नृपेंद्र जी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शान और अर्पिता ठाकुर जी और राधे रानी का प्रणाम करते हैं। शान, घर चले अर्पिता। अर्पिता कुछ नहीं करती और आगे बढ़कर गाड़ी में बैठ जाती है। उसकी ये हरकत देख शान मन ही मन सोचते हैं, शान बहुत ज्यादा मेहनत लगाने वाली है अर्पिता को मनाने में। शान भी आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। अर्पिता शान के पास वाली सीट पर ना बैठे पीछे बैठी हुई है। देख शान बोले, अप्पू वहाँ क्यों बैठी हो, यहाँ आगे आओ मेरे पास। अर्पिता ने आंखें तैरी और दो शब्द बोली, घर चलो। अर्पिता की बात सुन शान बोले, शान, तुम दुनिया के पहले इंसान हो जिसकी शादी भी उसकी मर्जी से, उसके प्यार से हुई है, लेकिन वो प्यार शादी के तुरंत बाद ही मुंह फुलाए बैठा है। शान की बात सुन शान की ओर देखते हुए अर्पिता बोली, अभी हम सड़क पर हैं, इसलिए हमारी खामोशी का फायदा उठाया जा रहा है। आपको तो हम घर पहुंचकर बताते हैं। कहते हुए वो फिर चुप हो जाती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है। अब तो तुम्हारा टॉर्चर सहना ही पड़ेगा अप्पू। अब तो मैं बच के ही जा भी नहीं सकता। परिंदा चाहे घर से कितने भी दूर हो जाए, लौटकर उसे घर ही आना है। अर्पिता का मूड ठीक करने के लिए शान खुद से कुछ गुनगुनाते। शान के गाने बोल सुन अर्पिता ने अपने मुंह पर हाथ रखा और मुस्कुराई, लेकिन जल्दी बनते हुए फिर सख्त हो बैठ गई। वहीं शोभा नृपेंद्र जी एक दूसरे से बातचीत करते हुए घर पहुंचते हैं। प्रेम छाया को लेकर आ चुके हैं। बारात निकलने के लिए सभी शोभा का ही इंतजार कर रहे हैं। शोभा आई और मुस्कुराते हुए सबसे बोली, बस अब कुछ देर और, मैं अभी आती हूँ, फिर रस्में शुरू करते हैं। शोभा ने श्रुति को देखा, उसे अपने पास बुलाकर उससे बोली, अर्पिता का कुछ सामान पैक कर लो और हमारे दूसरे घर, वो वहीं है। जी मामी, श्रुति बोली और अर्पिता के कमरे में चली जाती है। वहां से उसका सारा सामान पैक कर अर्पिता के पास जाने निकल जाती है। वहीं शोभा, राधु, स्नेहा और कमला मिलकर परम को तैयार कर लेती है और बाकी सब भी तैयार होने लगती है। शीला बार बार दरवाजे की ओर देखती है। प्रशांत को अब तक आया न देख शोभा के पास गई और उससे बोली, जीजी प्रशांत कहाँ है, बारात में उसे भी तो जाना है। शोभा धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में शीला से बोली, शीला, बारात खुशी और उत्साह का प्रतीक है, लेकिन तुमने प्रशांत की खुशी और उत्साह की वजह ही छीन ली है, तो भला वो बारात में जाकर। जीजी, मैंने वही किया जो सही है। एक चरित्रहीन लड़की मेरी बहू नहीं बन सकती, शीला बोली। शोभा भी तुरंत नहले का दहला मारते हुए बोली, और चरित्रहीन तुम्हारा बेटा भी तो है शीला, अकेले अर्पिता से कुछ हुआ नहीं होगा। ताली दोनों हाथों से बजती है शीला, समझी या नहीं? और मैं चेताए दे रही हूँ, अब उस लड़की के बारे में मैं एक भी गलत शब्द नहीं कहूंगी। शोभा उठी और राधु के पास जाकर बोली, राधिका, एक बार सोच लो, तुम्हें चलना है या नहीं। मुझे नहीं लगता इस अवस्था में तुम्हारा जाना ठीक रहेगा। किरण को हम यही लाएंगे, तब तुम बाकी रस्में शामिल हो जाना। ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझे, राधिका ने कहा। यह शोभा मुस्कुराते हुए बोली, गुड, यह हुई ना बात। वही दूसरी ओर प्रशांत अर्पिता को लेकर प्रेम के घर पहुंच चुके हैं।
शान गाड़ी से लेकर उतरकर अर्पिता को घर के अंदर ले जाते हैं। पूरा घर खाली होता है। सभी छोटे के बारात निकलने के खुशी में मग्न होते हैं। अंदर पहुंचते ही अर्पिता सीधे सादी लड़की के गेटअप में निकलकर एकदम झलकारी बन जाती है और आसपास चारों ओर नजरें घुमाती है तो हॉल में रखी पतली सी स्टिक दिख जाती है। अब रुको आप शान, बहुत तंग किया है आज आपने हमें, सबका प्रतिकार हम सूद समेत लेंगे बच्चों। अब आप शान, कहते हुए अर्पिता तेज कदमों से जाकर एक स्टिक उठाती है और शान की ओर आती है। अर्पिता को देख शान पूरे हॉल में दौड़ने लगते हैं और कहते हैं, बाप रे, सच में दुनिया का पहला ऐसा इंसान हूँ जो शादी के दिन ही अपनी बीवी से डंडे से। अप्पू कुछ तो रहम करो, किसी ने देख लिया तो मेरी इज्जत का तो कचरा हो जाएगा। लेकिन तुझसे भी यही कहेगा, देखो कैसी बीबी है, बेचारी पति के डंडे से स्वागत कर रही है। अप्पू नहीं, अप्पू रहने दो, इसे रख दो। देखो मैं ज्यादा देर तक उछल कूद नहीं कर पाऊंगा, प्लीज पहले दिन तो रहम करो। क्यों करें हम, बेल कमले करने से पहले आपने सोचा एक बार भी? आपको तो हाथ से ब्लड भी निकल आया था, हम कितना डर गए थे। पहली बार आपका गुस्सा और आपकी जिद एक साथ देखी। बताओ ऐसा भी कोई करता है? हमने हाँ नहीं करी तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचाओगे। कल को अगर हम ना रहे फिर आप क्या हमारे पीछे पीछे गोलके में आएंगे? अर्पिता की बात सुन शान रुक गए और हाथ आगे कर बोले, तुम्हें मारना है ना मार लो, जितना मारना है डांटना है तो डांट लो, लेकिन बस ये कभी छोड़कर जाने की बात ना करना। मैं जानता हूँ जीवन का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जितने भी पल हम साथ जिए हैं उन्हें भी हम जीने, ना तुम और ना केवल हम। ठीक है, हम नहीं करेंगे ऐसे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आपसे नाराज नहीं है, हम नाराज अभी भी है। अर्पिता बोली और सोफे पर जाकर बैठ गई। ठीक है, तुम नाराज होकर बैठो, मैं चला भाई के कमरे में फ्रेश होने। अब तुम्हें मनाने के तरीके वहीं बैठकर सोचूंगा। ठीक है, बाय स्वीटहार्ट, कहते हुए शान प्रेम के कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। अब हम यहाँ क्या बैठकर दीवारों से बात करें शान? हमारे तो कपड़े भी यहाँ नहीं है जो हम चेंज भी कर लेते हैं। अर्पिता भुदभुराई तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लगता है ताईजी ने किसी को हमारा सामान लेकर भेज दिया है। सोचते हुए अर्पिता उठकर दरवाजा खोलती है। सामने श्रुति होती है जो अर्पिता को देख हैरान हो कहती है, अर्पिता ये तुमने कब किया, मुझे बताया भी नहीं। यार सुबह तो तुम मुझे कैसी मिली और अब दुल्हन लिबास में, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? श्रुति की बात सुन अर्पिता बोली, हम क्या बताएं, अपने भाई से पूछो जो प्रेम भैया के कमरे में है। हम किसी से कुछ न कहने वाले, जाओ उनसे ही पूछो। भाई से मतलब प्रशांत भाई से, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मामी ने मुझे यहाँ तुम्हारा सामान छोड़ जाने को कहा था, लेकिन तुम्हें यूं देख मैं सख्ते में हूँ। यार तुम चंद घंटों में किससे शादी कर ली तुमने? श्रुति मेरी प्यारी सहेली है, हमसे नहीं अपने भाई से पूछो। उसने सारे सवालों का जवाब लो, उनसे सारे सवालों का जवाब लो, पूछना उन्होंने क्यों किया। जाओ जाओ, वो अंदर कमरे में है। श्रुति मतलब ये तुझे चोरनी सही बोलती हूँ यार, तूने तो सच में मेरे भाई को ही चुरा लिया। चलो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हुआ, अब तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जाओगी, श्रुति ने खुश होते हुए कहा। जिसे देख अर्पिता बोली, तुम खुश हो, हमें जानकर अच्छा लगा श्रुति, लेकिन हमारे ख्याल से ये बात अभी अपने तक ही रखो, जब तक शोभा ताई जी कोई रास्ता नहीं निकाल ले। इसका मतलब वो तुम्हारी शादी के बारे में जानती है? श्रुति ने हैरान होकर पूछा। अर्पिता बोली, हाँ, उन्हीं के आशीर्वाद से ये शादी संपन्न हुई है। श्रुति, ओके ठीक है, फिर शादी के लिए बहुत बहुत बधाई हो अप्पू। अब मैं भाई से मिलकर उनसे कुछ गिफ्ट लेकर आती हूँ, कहते हुए श्रुति अंदर चली जाती है। अर्पिता भी नीचे ही गेस्ट रूम में देख उसे जाकर तैयार होने चली जाती है। शान के पसंदीदा रंग की साड़ी और जैसा उन्होंने बताया वैसे ही गोल्डन ज्वेलरी, चूड़िया से भरी कलाई, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर से सजी हुई, जिस पर उसका मांग टीका खूब सज रहा है। बाल खुले रखे हैं। श्रुति प्रशांत से बात कर बाहर आ वापस चली जा। शान भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। श्रुति के जाने के बाद सारा सामान समेट अर्पिता भी बाहर चली आती है। शान अर्पिता को देख उसके पास आकर उसके कानों में धीरे से कहते हैं, इतना खूबसूरत होना भी अच्छा नहीं है अप्पू, मेरी नजर ही नहीं हट रही है तुमसे। अर्पिता कुछ नहीं कहती और दूसरी ओर पलटकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। लेकिन इन बालों को संवार लो, खुले हुए रखोगी तो नजर लग जाएगी इन्हें, शान ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा।
अर्पिता ने शान का हाथ पकड़ा और गेस्ट रूम में ले जाकर आईने के सामने जाकर छोड़ दिया और कॉम आगे देती है। ये तो गलत है अप्पू, एक गलती की इतनी सारी सजाएं नहीं, अब बस भी करो, बहुत हो गया। देखो मुझसे तुम्हारी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ अप्पी, कुछ तो बोलो तुम मुझसे। मैंने जो किया वो आवश्यक था अर्पिता, नहीं तो तुम चैन से रह नहीं पाती और ना मैं सुकून से 2 पल कहीं बैठ पाता। शान अर्पिता के बाल संवारते हुए बोले। अर्पिता ने कुछ सोचा, मोबाइल उठाया और ऊपर एक संदेश टाइप कर शान को सेंड कर पढ़ने का इशारा कर देती है। कहते हुए शान का फोन उठाया और अर्पिता का संदेश पढ़ा। अब प्रेमिका नहीं बीबी है हम, तो बीबी के नखरे भी झेलिए। ये संदेश पढ़ शान बुदबुदाए, ये मेरी पगली से सयानी कब बन गई, अब कुछ स्पेशल सोचना ही पड़ेगा। बुदबुदाते हुए शान कमरे से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद अर्पिता बोली, हमें धमकी दी ना, ब्लैकमेल किया था हमें, अब भुगतो परिणाम शान, अब तंग करना तो बनता है। वैसे हम आपसे नाराज नहीं है, नाराजगी का कोई ठोस वजह नहीं है, लेकिन हमें आनंद आ रहा है आपको तंग करने में। वैसे बाल भी अच्छे खासे संवार दिए हैं आपने, अब हमसे हम फूलों का परांदा लगाएंगे, अच्छे लगेंगे। अर्पिता सोचते हुए बाहर आती है। बाहर शान को न देख घबराते हुए सोचती है, यह हमें यहाँ अकेला छोड़कर भी तो नहीं चले गए। वो बेचैन हो वहीं सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद शान आते हुए दिखाई देते हैं। उनके हाथों में एक पॉलीथीन होती है। वो अर्पिता के पास जाते हैं और फिर नीचे जमीन पर बैठ उसका हाथ थाम कहते हैं, अप्पू मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिया है, तुम प्लीज ये नकली गुस्सा छोड़कर मेरी असली भावनाओं को समझने की कोशिश कर। कहते हुए वो पॉलीथीन में एक बॉक्स निकालते हैं और अर्पिता की ओर बढ़ाते हुए कहते हैं, ये शादी के बाद मेरी पगली के लिए मेरा पहला तोहफा, देखो शायद तुम्हें पसंद आए। शान ने कहा तो अर्पिता बोली, तोहफा हमारे लिए, देखो क्या लाए हैं आप। कहते हुए उस बॉक्स को ओपन करती है। उसे रोक तोहफे को देख अर्पिता के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो खुशी से कहती है, शान ये पायल बेहद खूबसूरत है, यह बिल्कुल उन पायलों के जैसे हैं जो हमें मॉल में बहुत पसंद आई थी। शान बोले, जानता हूँ, तभी तो मैंने इन्हें जब देखा तो सोचा तुम्हें जरूर पसंद आएगी और फिर उन्हें दोगुना दामों में वही खरीद लिया, तब जाकर मुझे ये मिली है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देख अब लग रहा है कि पूरी मेहनत सार्थक हो गई। इतना प्रेम शान, कभी कभी तो हमें डर जाते हैं शान, कहीं हम प्रेम को किसी की नजर ना लग जाए। अर्पिता चिंतित से बोली, तो मुझे माफ किया अप्पू। शान बोले, हाँ वो तब भी कर दिया था जब थोड़ा सा तंग कर रही थी आपको। अर्पिता बोली, जिसे सुन शान अपना सिर पीटते हुए बोले, इसे तंग करना कहते हैं अप्पू। अर्पिता खड़ी होती है और दौड़ते हुए कहती है, हाँ शान, इसे तंग करना कहते हैं। फिर तुम रुको, मेरा जी सबसे हलक में अटका पड़ा था और पीछे मस्ती सूझ रही थी, अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, अब बचकर कहाँ जाओगी। शान रुकते हुए बोले। अर्पिता स्माइल करते हुए, तो क्या करते हम, अब आपसे ब्लैकमेल करें और हम यूं ही देखते रहे। शान, नहीं अप्पू, देखना नहीं था, लेकिन यूं तंग करना भी नहीं था। शान आगे कुछ बोलते तब तक शोभा का फोन आ जाता है तो वो रुकते हुए कहते हैं, चलते हैं अप्पू, बारात निकलने का समय हो गया है। अर्पिता, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। शान कहते हुए अर्पिता अपनी साड़ी, ज्वेलरी, चोटी सब एक बार फिर संभालती है और शान की ओर देखती है तो उसे इशारा कर देते हैं, चलिए अब। अर्पिता ने कहा, शान ऐसे कैसे, मेरा गिफ्ट तो बेचारा वहाँ पड़े इंतजार कर रहा है, कह रहा है और कोई आए और मुझे पहन ले, बताओ ये क्या बात हुई। शान की बात सुन अर्पिता हंसते हुए बोली, आप इतनी बातें भी करते हैं शान, हमें इस बारे में पता नहीं था। शान, मैं करता नहीं था, लेकिन तुमने सिखा दिया अप्पू। खैर अब बातें बातों में, अभी तुम वहीं रुको, मैं पायलें लेकर आता हूँ। कहते हुए शान आगे बढ़े और सोफे पर रखी पायलों को उठाकर नीचे बैठ अर्पिता को खुद ही पायल पहनाने लगे। अब चलो अप्पू, शान ने उठकर कहा और आगे बढ़ गए। बाहर खड़ी गाड़ी में दोनों बैठकर उसके पास जाने के लिए निकलते हैं एवं घर के पास पहुंच शान बोले, अप्पू अब तुम यही इंतजार करो, मैं जरा सबको लेकर आता हूँ, ठीक है शान। अर्पिता बोली और गाड़ी से उतर जाती है। राधिका को आता न देख परम जिद पर प्रेम के साथ ही ले आते हैं। राधिका के साथ शीला और कमला दोनों घर ही रुक जाती है। शोभा, प्रेम, परम तीनों शान के साथ गाड़ी में बैठते हैं एवं बाकी बाराती बस के लखनऊ में के लिए निकल जाते हैं।
शोभा, प्रशांत, अर्पिता कहाँ है? उसे कहाँ छोड़ा है तू? ताई जी वो रही सामने, देख लीजिए। शान ने सामने इशारा करते हुए कहा। प्रेम और परम दोनों के सामने देखा तो हैरान होते हुए बोले, माँ ये कब हुआ? शोभा मुस्कुराते हुए, कुछ देर पहले हुआ। शान गाड़ी रोक देते हैं और अर्पिता गाड़ी के पास आग रुक जाती है। शोभा जो प्रेम के साथ पीछे बैठी होती है, प्रेम से आगे बैठ ड्राइव करने को कहती है। शान को पीछे बुला लेती है। परम जो अभी तक शॉक्ड है, वो अभी अर्पिता तो कभी प्रशांत को देख रहे हैं। वह प्रशांत से कहता है, आपकी अर्पिता की शादी हो गई और आप इतने खुश हैं, क्या सदमा लग गया आपको? प्रशांत मुस्कुराते हुए बोले, नहीं छोटे, मैं खुश हूँ। जो मेरा था वो मेरा ही है। मतलब आपकी? और परम ने हैरानी से कहा। हाँ छोटे, शान बोले और उठकर पीछे आ गए एवं गाड़ी में शोभा के एक तरफ बैठ गए और अर्पिता शोभा की दूसरी तरफ बैठ जाती है। प्रेम जी गाड़ी दौड़ा देते हैं। परम राधु को फोन लगा लेता है और कहता है, भाभी आप बिल्कुल उदास मत होना, मैं हूं ना, हर एक बार लाइव टेलीकास्ट करके आपको बताता रहूँगा। हमें पता है छोटे, लेकिन फिलहाल ये काम आप अपने भाई को करने दो। आप अपनी शादी एंजॉय करिए। बात कराओ उनसे जरा। परम फोन स्पीकर पर डाल देते हैं तो सब राधु से बात करते हुए सफर पर आगे बढ़ रहे हैं। रात हो जाती है और सभी निर्धारित स्थल पर पहुंच जाते हैं। शोभा अर्पिता को अपने साथ सबके पास ले जाती है तो परम, प्रेम, शान तीनों वही गाड़ी में बैठे रहते हैं। प्रेम और परम दोनों शान को छेड़ने लगते हैं। बारात में आए सभी व्यक्ति अर्पिता को यूं अचानक से एक सुहागन के वस्त्रों में देख चौंकते हुए फुसफुसाते लगते हैं, जिसे देख शोभा सबसे बोली, ये है हमारे परिवार की तीसरी बहू, यानी प्रशांत की पत्नी अर्पिता। शोभा की बात सुन स्नेहा, चित्रा, सुमित, छाया सभी हैरान हो जाते हैं, जिसे देख शोभा बोली, अब इसमें इतना हैरान वाली कोई बात नहीं है भाई, आज के समय यही मांग है और आधुनिक और पुरानी दोनों सोच के तालमेल बिठाकर नहीं चलोगे तो रिश्ते टूटेंगे और नम मुटाव भी बढ़ेगा। जब दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर सभी गेस्ट भी यही मौजूद है तो फिर मैंने सोचा लगे हाथ इनकी भी शादी करा ही देते हैं। सो अर्पिता के पेरेंट्स से मिलकर इन दोनों की शादी भी करवा दी। उम्मीद है आप लोगों को इस बात को समझेंगे। अर्पिता, स्नेहा, चित्रा और श्रुति चारों साथ ही रहना, मैं अभी आती हूँ, शोभा ने चारों से कहा और वहाँ से चली जाती है। अर्पिता और चित्रा को सेम कलर कपड़े पहने हुए हैं, बस ज्वेलरी में थोड़ा सा अंतर है। बारात आ गई और ये जानकर हेमंत जी और आरव बारातियों को अफगानी के लिए आते हैं। वही शान परम और प्रेम के पास एक तरफ जाकर एक पे फोन करते और कहते हैं, आप लोग कितनी देर में आ रहे हैं? हम ये दरवाजे के पास ही खड़े हैं, किस तरफ आना है बेटा? अर्पिता के पेरेंट्स बोले। बात की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।